नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और पुष्कर सिंह धामी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने पहाड़ों के बढ़ते तापमान पर यह बोला कि वाटर रिजुवेनेशन बोर्ड बनाने वो जा रहे हैं। इसके अलावा जंगलों में लगी आग पर उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए जन सहभागिता बेहद जरूरी है। साथ ही विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा कर वहां पर स्थलीय निरीक्षण भी किया मुख्यमंत्री ने। आगे सीएम ने यह कहा कि वनाग्नि यानी जंगलों की आग, पेयजल, विद्युत और मानसून की तैयारी देखी जाए। की समीक्षा हम लगातार कर रहे हैं और पिछले दिनों हमने समीक्षा की भी है कि अभी वन पंचायतों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जन सहभागिता को उसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले के समय में जिस प्रकार से जन सहभागिता होती थी तो इस प्रकार की जो घटनाएं थी वो बहुत कम होती थी। ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुवेनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़ गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हो, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है और एक सप्ताह जल संरक्षण और जल संचय का देहरादून में जल उत्सव के रूप में मनाया था। तो वहीं पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन दुर्घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर यह लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कारण बीजेपी के बाद कांग्रेस ने की प्रत्याशियों की घोषणा। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस ने लखपत बुटोला को टिकट दिया है। देहरादून से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण बच चुका है, रणभेरी बच चुका है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस ने लखपत बुटोला को टिकट दिया है। मंगलौर विधानसभा सीट से मैदान में काजी निजामुद्दीन को उतारा गया है। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। काजी निजामुद्दीन 19 जून को नामांकन करेंगे और 21 जून को लखपत बुटोला नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और मंगलौर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारा गया। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बाई इलेक्शंस में मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बुटोला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बुटोला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख को फाइल करने जा रहे हैं।
उपचुनाव का रण काफी दिलचस्प होने लगा है। बीजेपी और बसपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से आज मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाने का यहाँ पर किया गया। काजी निजामुद्दीन पहले से संभावित प्रत्याशी थे और सबसे कद्दावर नेताओं की श्रेणी में यहाँ पर आते थे। बद्रीनाथ सीट पर पार्टी ने वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला को चुनाव मैदान में उतारा है। ये समझा जा सकता है कि उपचुनाव की जो सियासी सरगर्मियां थी वो काफी तेज हो चुकी थी और उम्मीद के मुताबिक अब ये कह सकता है कि बद्रीनाथ सीट पर तो बीजेपी और कांग्रेस सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है, लेकिन मंगलौर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश यही है बीजेपी और कांग्रेस की कि अभी तक जो सियासी दावे वो कर रहे हैं, जीत की जो बात कर रहे हैं, उसे धरातल पर भी उतार सके और आने वाले दिनों में जब 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी तो उन दावों पर खरे उतर सके। बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस समय इसलिए उपचुनाव प्रसाद का सवाल भी है क्योंकि दोनों ही सीटों पर जिस प्रकार से सियासी सरगर्मियां रही है वो काफी दिलचस्प मानी जा सकती है। कैमरामैन अभय कैंतवा, हीराबाई, देहरादून। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पैराशूट कैंडिडेट के रूप में बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरोला का यह कहना है कि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर बीजेपी में शामिल हुए। भंडारी मोदी जी के नेतृत्व और उनके विकसित भारत के विजन को देखकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। राजेंद्र भंडारी जी ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ होकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, कांग्रेस के विचारों के प्रति, कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति, कांग्रेस के क्रियाकलापों के प्रति उनकी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और देश के विकास की मुख्य धारा में जुड़ने की उनकी इच्छा, नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का उनकी इच्छा, इस कारण से वो पार्टी में शामिल हुए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में और निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया। देहरादून के रायपुर के डोभाल चौक पर देर रात एक गोलीकांड हो गया, जिसमें 3 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें एक युवक मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी 2 घायल बताए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ब्याज के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। विवाद का कारण कार के पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। देहरादून में गूंज उठी गोलियों की तड़तड़ाहट। रायपुर में हुआ खूनी खेल। पैसों के लेन देन पर विवाद और जेली जांच। रविवार की देर रात देहरादून का रायपुर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और देखते ही देखते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि डोभाल चौक पर देर रात 3 युवकों को गोली मार दी गई थी। इस हत्याकांड में एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला ब्याज के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो जान का जंजाल बन बैठा। दून पुलिस की थ्योरी पर यकीन करें तो रायपुर क्षेत्र के रहने वाले रवि बड़ोला ने अपनी कार डोभाल चौक के पास रहने वाले देवेंद्र शर्मा उर्फ भारद्वाज को दी थी। इस कार के लिए रवि बड़ोला 4 लाख रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन भारद्वाज ने कार का सौदा 3.5 लाख रुपए में कर दिया। बस फिर क्या, यहीं से विवाद शुरू हुआ और इस बात से नाराज रवि बड़ोला अपने 2 साथियों, जिनमें सुभाष छेत्री और मनोज नेगी के साथ अपनी कार लेने के लिए भारद्वाज की घर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी किसी ने भारद्वाज को उसके नापाक इरादों की जानकारी दे दी कि बड़ोला उसे मारने के लिए आ रहा है। अब भारद्वाज ने भी अपने साथियों को बुला लिया और जैसे ही बड़ोला और उसके साथी वहां पहुंचे तो भारद्वाज ने गोलियां चला दी। इसमें बड़ोला, छेत्री और नेगी तीनों को गोली लग गई और फिर गोलीकांड में बड़ोला की मौत हो गई
जब उसके दो साथी क्षेत्री और नेगी घायल हो गए तो पुलिस ने दोनों को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती करा दिया। रात की घटना है। रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी भारद्वाज के साथ साथ 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि डोभाल चौक के पास कोई फायरिंग की घटना हुई है और इसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। जिस इंजर्ड को तत्काल अस्पताल जो उनके जानने वाले थे तत्काल ले गए, यहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी। समझ जानकारी से पता चला कि जो अभियुक्तगण थे जिनके द्वारा फायर किया गया वो एक कार से, जो कार नंबर दिया गया था वहाँ पर, उस कार से फरार हो गए। चूँकि सूचना तुरंत फ्लैश हुई थी तो उस कार का ट्रेस आउट किया गया। जो कार आशा रोडी बैरियर तोड़ने के बाद आगे पुलिस पर रोकने के दौरान वो जंगलों में भाग गए थे। उस जिनकी कॉम्बिंग लगातार की गई और अभी तक वो उनकी अरेस्ट नहीं हो पाई। अन्य जो घटनाक्रम जो मौके पर घटनाक्रम हुआ था उस पर जानकारी में पता चला कि ये 10-12 लोग का एक ग्रुप है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम, गाड़ियों के खरीदना बेचना या अन्य जो ब्याज पे काम करते हैं और सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं। इनमें बीच में कभी ऐसी कोई रंजिश की बात या कोई ऐसी शिकायत थाने पर आई हो कि इन पर कोई ऐसी बात हो, तो कहीं कोई प्रकाश में नहीं आई। उत्तराखंड की देहरादून में एक बड़ी घटना हुई है। रायपुर क्षेत्र के डोभाल क्षेत्र में देर रात गोलियां चली हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं जो कल्प्रिट है जिसने गोली मारी है उसके घर के बाहर हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। सुबह यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई है। आप देख सकते हैं जो शीशे हैं वो यहाँ पर टूटे हुए हैं। इसके तहत जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि इसका जो परिवार है, जो कल्प्रिट का परिवार है, फिलहाल अंदर ही है, अपने आप को कैद मान रहा है और इसके लिए जो पुलिस फोर्स है वो लगाई गई है। ये माना जा रहा है जो भारद्वाज है, जो पैसों के लेन देन में ब्याज में पैसे देता था और इन्हीं के बीच में जो लड़ाई है, जो दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जो कल्प्रिट है और विक्टिम है वो सिर्फ पैसों के लेन देन को लेकर हुई थी। और जिसके बाद जो गोली चली थी और जिसके बाद जो मुख्य जो मृतक था वो थोड़ी देर आगे भागने के बाद नाले में गिर गया, जिसकी लाश सुबह 6 बजे मिली। फिलहाल यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हो रही हैं। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि जो शांतिपूर्ण माहौल है उसे बनाया जा सके। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कुछ देर में एसएसपी अजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे, मौके का जायजा लेंगे, रायपुर थाना पहुंचेंगे, साथ साथ जो आला अधिकारी रहेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़ा मामला बताया जा रहा है। एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो चुकी है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और अब जिस तरह से जो लोग हैं वो कई आरोप इन पर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मर्डर के पीछे कितना बड़ा एंगल लगता है। लेकिन जिस तरह से देर रात गोलियां चली है, पूरा जो क्षेत्र है वो सनसनी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, मगर दून में एक के बाद एक हो रही वारदात सवाल खड़ा कर रही है कि क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हुई गोलीबारी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था की विफलता का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए इसे दुरुस्त करने की मांग कर रही। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने यह कहा कि प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी और हत्या की खबरें लगातार आ रही, जो सरकार की विफलता का उदाहरण है। बीजेपी का यह कहना है कि सीएम धामी के लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है और पीड़ित को न्याय जरूर मिलेगा। जिस तरीके से रायपुर क्षेत्र में डोभाल वाला चौक पर 3 नौजवानों को गोली मार दी गई, एक नौजवान की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। आखिर कहां है राज्य में कानून व्यवस्था? पुलिस प्रशासन नाम की चीज नहीं है। और अब तो बताया जा रहा है कि पुलिस के उच्चाधिकारी जो है मुख्य अपराधी को ही जो है बचाने का जो है रास्ता तलाश रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है और जब चाहे जो है हत्या कर रहे हैं, जब चाहे बलात्कार हो रहे हैं, जब चाहे अपहरण हो रहे हैं, जब चाहे
डकैती हो रही, आखिर किसकी जवाबदेही इस पे आप बताइए ना, किससे कहें अपना दुख जा करके। विपक्ष की जो है तो सरकार सुन रही है, विपक्ष जब भी आरोप लगाता है सरकार कह रही थी कि विपक्ष दुरागरे से आरोप लगाता है। यहाँ धड़ाधड़ जो है हमारे नौजवानों की जाने जा रही है, यहाँ जो है अपराधी दिन दहाड़े जो है घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों को बचाने की कोई भी जो है कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन जो है पक्षपात रहित जो है कार्रवाई करे, हम इस पे नजर बनाए हुए हैं। नहीं, कानून व्यवस्था फेल हो रही है मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि कानून जिस प्रकार की व्यवस्था इस प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी के लॉ एंड ऑर्डर जो दुरुस्त है, मैं नहीं कह सकता कि किसी प्रकार की, लेकिन इस घटना की मेरे को विशेष जानकारी अभी नहीं हुई है, क्योंकि मैं आज सुबह से बैठक में था। अगर ये है तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपनी सरकार से कहें कि इसके साथ न्याय हो और उसकी। तो वहीं धामी सरकार चारधाम यात्रा को रामनगर से शुरू करने की संभावनाओं की तलाश कर रही है, जिसका विरोध सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को झेलना पड़ा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी जिले के 3 दिन के दौरे पर, जहां से मंत्री का काफिला जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर रहा था। रास्ते में बड़कोट बैंड पर यमुना घाटी होटल एसोसिएशन से जुड़े व्यवसायियों ने प्रेमचंद अग्रवाल के काफिलों को घेरने की कोशिश की। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल गो बैक और धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन। हमारा तो ये तो आप सभी को अवगति है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारी 4 धाम की यात्रा है और सदियों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है, और उसका मुख्य जो पड़ाव है हरिद्वार ऋषिकेश से माँ यमुना, गंगा और केदार घाटी और बद्री विशाल वापस हरिद्वार। लेकिन विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका अभी जो है प्रोग्राम हो रहा है कि हम यात्रा रामनगर से शुरू करेंगे और वहां से आपका केदार, बद्री और अगर लास्ट में किसी का आना होगा यमुनोत्री और गंगोत्री तब आएंगे। नहीं तो ये जो है 4 धाम का जो सदियों से चल के आ रखा है, ये पूर्व वेदों में भी वर्णित है कि सबसे पहले जब पैदल यात्रा चली थी तब भी जो है ऋषिकेश और हरिद्वार से शुरू हुई थी, और उसके बाद जब वाहन शुरू हुए तब भी वहीं से चली है। तो ये कौन होते हैं जो ये 4 धाम का जो रूट है उसको चेंज करने वाले। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद फरोख्त में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला पाया गया। यह रकम पौधों की दरों में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर सब्सिडी के रूप में इधर से उधर की गई। यही नहीं, एक नर्सरी का तो दूसरे पैन कार्ड का नया खाता भी खोला गया और एक उसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए। इस पर न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सीबीआई जांच के दौरान विभाग के पूर्व निदेशक एचएस पवेजा के साथ साथ 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनकी संपत्ति की जांच शुरू कर दी। सीबीआई की जांच के बाद से ही कांग्रेस कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का यह कहना है कि जांच के घेरे में गणेश जोशी को भी आना चाहिए, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी नाक के नीचे ऐसा कैसे हो रहा है। नैतिक नहीं, जांच के घेरे में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए, कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं और आज कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है, कार्रवाई होगी। सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पे होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बिजली माफी की मांग को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का यह कहना है कि सरकार किसानों को बिजली फ्री में दे, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जामान प्रदेश है और यहां बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन होता है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए यह कहा है कि लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी बीजेपी को उठानी पड़ी है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार को किसानों को फौरी तौर पर राहत देनी चाहिए। किसानों ने गन्ना किसानों के लिए 800 रुपए प्रति क्विंटल रेट फिक्स करने और पूरे राज्य के किसानों के लिए एक समान योजना बनाने की भी वकालत की।
किसानों ने राज्य सरकार को यह साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी चुनाव में किसान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सबसे पहले तो सरकार से हमारी एक ही मांग है कि पूरे प्रदेश में एक नियम लागू हो। पूरे प्रदेश में अलग अलग नियम ना हो कि पहाड़ में अलग नियम है, यहाँ अलग नियम है। और सरकार यहाँ की, आप देखो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, जहाँ पे ट्यूबवेलों के बिल बिल्कुल फ्री कर दिए सरकार ने, तो यहाँ भी सरकार को कर देनी चाहिए। और गन्ने का रेट कम से कम 800 रुपये क्विंटल होना चाहिए सरकार, और जो गन्ने का पेमेंट अब तक नहीं हुआ वो पेमेंट सरकार को कर देना चाहिए। और आगे जैसा इस बार चुनाव में लोकसभा चुनाव में किसान की नाराजगी झेलनी पड़ी सरकार को, जिसका परिणाम आज आप देख रहे। तो मेरी उत्तराखंड सरकार को सीधी चेतावनी है कि 2027 में वो हरिद्वार जिले के किसानों का शिकार। सबसे पहले तो सरकार से हमारी एक ही मांग है कि पूरे प्रदेश में एक नियम लागू हो, पूरे प्रदेश में अलग। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में जिस प्रकार से पर्यटकों द्वारा पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतो। उत्तराखंड में एक तो आसमानी तपिश ज्यादा होने लगी है, जिस प्रकार से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, सीधे तौर पर कहें तो पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। ऐसे में जब तीर्थ नगरी हरिद्वार में पुलिस के कर्मचारी या पुलिस के जो सीधे तौर पर सिपाही होते हैं और अधिकारी होते हैं, उनसे जब श्रद्धालु या सैलानी भिड़ते नजर आते हैं तो ये समझा जा सकता है कि हर बार गलती पुलिस की नहीं होती है। जो मामला हरिद्वार में देखने को मिला उसको साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो पर्यटक यहाँ पर आए थे वो सीधे तौर पर पुलिस के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ पर कर रहे थे। जो उनका व्यवहार था अशोभनीय व्यवहार था, जिसके चलते अब ये कह सकते हैं कि पुलिस ने ऐसे श्रद्धालु या सैलानियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई उन सभी सैलानियों के लिए भी एक सबक बन सकती है जो इस तरह का व्यवहार यहाँ पर करता है या फिर पुलिस को उनकी ड्यूटी करने से रोकता है। क्योंकि तीर्थ नगरी हरिद्वार में जिस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है, लाखों श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे में अगर उनके साथ ही इस तरह का दुर्व्यवहार वहां पर किया जाएगा तो वो शोभनीय है और लक्षित कहा जा सकता है। देखना यह है कि पुलिस की कार्रवाई में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है। कैमरामैन सुना था अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, हरिद्वार। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।